आज हम आपको सन्नाटे में डूबा कुआं की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी न सिर्फ आपको अंत तक रोमांच की हद पार ले जाएगी, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक भी सिखाएगी। अगर आप रहस्य, रोमांच और सीख से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक सन्नाटे में डूबा कुआं। धर्मपुर गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, बस कोई 200-250 लोग। यह गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे लोग बूढ़ा बरगद कहते थे। उस पेड़ के नीचे गांव का चौपाल लगता था, जहां बुजुर्ग दिन ढलने के बाद इकट्ठा होते, हुक्के के कश लगाते और किस्सों कहानियों का सिलसिला शुरू होता। उन्हीं किस्सों में से एक था उस पुराने कुएं का किस्सा, जो गांव के उत्तर दिशा में एक सुनसान मोड़ पर था। पीढ़ियों से लोगों ने उस कुएं के बारे में कई बातें सुनी थीं कि वहां कुछ है जो नजर नहीं आता, कि शाम ढलते ही पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं हवा के बगैर, कि जो भी व्यक्ति उस कुएं के पास गया वापस नहीं लौटा, और ये कि वहां रात को किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती हैं। कोई इन बातों को सच मानता, कोई अफवाह, लेकिन एक बात तय थी, कोई भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं की तरफ नहीं जाता था। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था, नाम था विजय। उम्र 55 के करीब, बदन गठा हुआ मगर चेहरे पर थकान की लकीरें साफ थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता। विजय की पत्नी सरिता उससे बिल्कुल उलट थी, तेज, उग्र और हमेशा शिकायतों से भरी हुई। विजय सुबह काम पर जाता तो सरिता ताने देती, शाम को लौटता तो ताने और तेज हो जाते। क्या कराए, यही दो गट्ठर, क्या इतने से घर चलेगा? तुम्हारी निकम्मी कमाई से तो भिखारी भी पेट ना भरे। विजय चुप रहता। बोलने की उसकी आदत नहीं थी, शायद अब आदत छूट गई थी। एक वक्त था जब वह बोलता था, समझाता था, मगर वक्त के साथ उसने खुद को चुप करवा लिया था। अब वह सिर्फ काम करता और सरिता की बातें सहता। एक शाम जब आकाश में हल्का नीला रंग गहराने लगा था और पक्षियों की टोलियां अपने बसेरे की ओर लौट रही थीं, विजय जंगल से लौट रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा था, पीठ से पसीना बह रहा था और हाथों में छोटे मोटे घाव थे, मगर चेहरे पर वही चुप्पी थी। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसका ध्यान कुएं की ओर गया। वह रास्ता वीरान और झाड़ियों से ढका हुआ था। जाने क्यों आज उसने एक पल को वहां रुककर देखा। एक अजीब सी थरथराहट उसकी रीढ़ में दौड़ गई। दूर कहीं से हवा चली और पास के एक सूखे पेड़ की शाख हिली। विजय ने झट से आंखें फेर लीं और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही वही दृश्य दोहराया गया। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें अंगारे जैसी। फिर वही, क्या मैं जिंदगी भर बस रोटियां बेलती रहूं और तुम जंगल में मस्ती करते रहो? विजय चुपचाप भीतर चला गया, कपड़े बदले, एक कोने में बैठ गया। उसकी थकान उसके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन सरिता को इससे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? मैं तो उस दिन को कोसती हूं जब तुम्हारे साथ ब्याही गई थी। विजय की चुप्पी टूटी, लेकिन इस बार आवाज़ धीमी नहीं थी, थोड़ी सख्त थी। सरिता, बहुत साल हो गए, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस शांति चाहता हूं। अगर मैं कुछ पैसे अपने लिए बचाता हूं तो उसमें बुरा क्या है? सरिता आग बबूला हो गई। तुमने मुझसे छुपाकर पैसे रखे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अलमारी की दराज खोली और उसमें से एक पुराना लिफाफा निकाला, जिसमें विजय ने कुछ रुपए छिपाकर रखे थे, नए जूते और कपड़े खरीदने के लिए। ये मेरे हैं। विजय की बात अधूरी रह गई क्योंकि सरिता ने उसे धक्का दे दिया। अब तुम मुझसे कुछ छुपाओगे? विजय का सब्र जवाब दे चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से के। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। कहां जा रहे हो? सरिता चिल्लाई। जहां शांति हो, जहां ताने ना हो। वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन मन गुस्से से भरा हुआ। रात गिरने लगी थी, चारों ओर अंधकार पसरने लगा था, लेकिन विजय को कोई डर नहीं था। अब उसे किसी डर की परवाह नहीं थी।
न कुएं की, न जंगल की, न अपनी जान की। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने सोचा विजय जरूर कुछ छुपा रहा है, शायद कहीं गड़ा हुआ धन, कोई और औरत, या शायद गांव से भाग जाने की योजना। वह तुरंत पड़ोसी से गधा मांगा और विजय के पीछे निकल पड़ी। जंगल के रास्ते पर अंधेरे ने उसे डराया, मगर लालच और शक ने उसे आगे बढ़ाया। विजय अब जंगल के बीच पहुंच चुका था। पेड़ों की शाखों से रात की नमी टपक रही थी, हल्की सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। विजय जानता था कि कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वह अब अपने डर से आजाद हो चुका था। अब डर किस बात का? उसने खुद से कहा, क्या रोज रोज की जिल्लत से बढ़कर कोई और खौफ हो सकता है? उसी वक्त उसे पीछे से गधे की टापें सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा सरिता आ रही थी। तुम यहां क्यों आई हो? विजय ने कड़वी आवाज में पूछा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं जानना चाहती हूं कि क्या है। कुछ नहीं है, वापस जाओ। नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। सरिता आगे बढ़ी और अचानक उसका पैर फिसला। वह पुराने कुएं के किनारे पर पहुंच चुकी थी। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पैरों की लड़खड़ाहट साफ थी। सरिता, रुक जाओ! विजय चिल्लाया, लेकिन वह सुन नहीं रही थी। कुएं की मुंडेर पर खड़ी सरिता अचानक असंतुलित हो गई और एक झटका खाकर कुएं में गिर गई। सरिता! विजय दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। सिर्फ एक चीख हवा में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। विजय सांस रोककर कुएं के किनारे खड़ा रहा। नीचे सिर्फ अंधकार था और एक रहस्यमय सन्नाटा। वह वहीं कुछ देर बैठा रहा, हाथ कांपते रहे, दिल बुरी तरह धड़कता रहा। फिर वह उठा और बिना पीछे देखे घर की ओर लौट गया। रास्ते भर उसके कानों में सरिता की चीख गूंजती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न पछतावा न राहत, बस एक अजीब सी शांति जो डर से नहीं बल्कि टूट चुके मन से आती है। विजय नहीं जानता था कि अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन बनने वाले हैं। धर्मपुर गांव की हवा में उस रात कुछ अजीब था, जैसे पेड़ों ने सांस लेना छोड़ दिया हो, जैसे पत्तियां भी चुप थीं। विजय घर लौट आया था, लेकिन घर अब खाली था। खामोश दीवारें, बुझा हुआ चूल्हा और दरवाजे पर टंगा टूटा हुआ कांसे का घंटा, सब कुछ जैसे खुद को बदल चुका था। वह एक कोने में बैठा था, आंखें दीवार पर टिकी थीं, लेकिन देख कुछ नहीं रहा था। अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। सरिता की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर न जाने क्यों उसका दिल बोझिल नहीं था। एक अजीब तरह की शांति उसकी रगों में उतर रही थी, जैसे कोई युद्ध लंबा चला हो और अब हथियार रख दिए गए हों। उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया। क्या सरिता जिंदा थी? क्या वह उसे बचा सकता था? क्या उसे वापस जाना चाहिए? नहीं, ये सवाल उसके मन में नहीं आए। जो हुआ उसे वह सच मान चुका था। उसे लग रहा था अब उसकी जिंदगी में सन्नाटा आ चुका है और शायद यह सन्नाटा ही उसकी सुकून बन जाएगा। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात के पहले पहर में, जब गांव का हर घर नींद में डूबा था और दूर खेतों में टिड्डियों की आवाजें आ रही थीं, विजय को कुछ सुनाई दिया। यह आवाज न तेज थी न बहुत हल्की, एक खामोश दस्तक, जैसे कोई दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे धीरे सरका रहा हो। विजय ने सोचा शायद यह उसका भ्रम है। उसने करवट ली, लेकिन आवाज फिर आई। अब की बार हल्की खटखटाहट साफ सुनाई दी। वह उठा, पैरों में चप्पल डाले बिना सीधे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने सांकल हटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। सिर्फ दूर कहीं एक जुगनू टिमटिमा रहा था। विजय ने कुछ देर खामोशी से बाहर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई। वह आवाज कोई और नहीं, सरिता की थी। विजय, मुझे यहां से निकालो। विजय का खून सूख गया, वह जम गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर तक वह जिस्म को हिलाना भी भूल गया। विजय, मेरी मदद करो। यह आवाज दरवाजे के पीछे से नहीं बल्कि दीवार के उस पार से आ रही थी। कोई मानो कान के पास फुसफुसा रहा हो। आवाज में पीड़ा थी, लेकिन एक रहस्यमय आकर्षण भी। विजय ने दीवार की ओर देखा, फिर खिड़की खोली और बाहर झांका। कुछ नहीं था। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। मगर अगले ही पल खिड़की से एक झोंका आया और उसके सामने रखी लालटेन बुझ गई। कमरे में अंधेरा फैल गया।
विजय के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? यह सिर्फ हवा थी या कुछ और? उसने घबराकर खिड़की बंद की और कोने में रखे दीपक को जलाने की कोशिश की, मगर माचिस की तीलियां गीली हो चुकी थीं। उसे अब यकीन हो रहा था कि कुछ तो है जो उससे टकरा रहा है, लेकिन क्या? सुबह होते ही वह फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ा जहां पिछली रात वह सरिता को छोड़ आया था। उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, न किसी दोस्त को, न किसी पड़ोसी को। यह एक ऐसा राज था जिसे वह अकेले सुलझाना चाहता था। जंगल की राह वैसी ही थी, पेड़ों से ढंकी, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ और सुबह की नमी से भीगा हुआ। लेकिन विजय का मन अब उस डर से खाली था जो पहले उसे रोक लेता था। अब उसे कुछ जानना था। अब उसे उस खामोश कुएं की सच्चाई चाहिए थी। वह करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं वैसा ही वीरान खड़ा था। आसपास झाड़ियां उगी हुई थीं और कुंड की मुंडेर काई से ढंकी हुई थी। कोई पक्षी वहां नहीं था, न कोई जानवर। ऐसा लगता था जैसे वहां से जीवन रूठ गया हो। विजय ने कुएं के किनारे बैठकर नीचे झांका। अंधकार। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। कुछ सेकंड बाद एक हल्की सी आवाज आई, छपाक। मतलब इसमें अभी पानी है। वह बुदबुदाया। फिर वह बोला जैसे कुएं से कोई सुन रहा हो, सरिता, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो आवाज दो। सन्नाटा। वह वहीं कुछ देर बैठा रहा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी पगड़ी की डोरी खोली, उसमें पास की झाड़ी से एक टोकरी बनाई और उसमें एक रोटी और पानी की छोटी सी बोतल रखकर कुएं में लटका दी। अगर तू जिंदा है तो खा लेना, वह धीरे से बुदबुदाया। हर दिन उसने यही किया। वह सुबह जाता, टोकरी में खाना रखता और कुएं में डाल देता। शाम को वापस जाकर दूसरी टोकरी बनाता। गांव वालों को लगा कि विजय अब अकेला हो गया है। कुछ ने सहानुभूति जताई, कुछ ने पीठ पीछे हंसी उड़ाई कि पत्नी के डर से पगला गया है। मगर विजय को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी रातें अब भी खौफ में गुजरती थीं। सरिता की आवाजें अब ख्वाबों में आने लगी थीं। कभी वह चिल्लाती, कभी गालियां देती, कभी रोती। विजय की नींदें टूटने लगी थीं। एक रात वह फिर चौंक कर उठ गया। सपने में उसने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह कुछ लिख रहा है एक पुरानी डायरी में। सुबह उठते ही विजय जंगल गया और उस जगह को खोजने लगा जहां वह सपना देखा था। और आश्चर्य की बात, कुएं के पास एक टूटा फूटा डिब्बा पड़ा मिला। विजय ने उसे खोला तो अंदर एक मोटी धूल जमी डायरी थी। उसने पहले पन्ने पर पढ़ा नाम शंभुनाथ, पेशा वनकर्मी, दिनांक 25 अप्रैल 1983। अगले पन्नों पर लिखी बातें विजय के होश उड़ा देने वाली थीं। आज मुझे जंगल में कुछ अजीब सुरंगों के संकेत मिले हैं। लगता है कुएं के नीचे कोई गुप्त रास्ता है। पिछले महीने से 2 गांव वाले लापता हैं और अब मुझे यकीन है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसानी करतूत है। विजय के हाथ कांप रहे थे। अगर यह सब सच है, उसने सोचा, तो सरिता अब भी जिंदा हो सकती है और शायद वह किसी के कब्जे में है। उसने डायरी को छाती से लगा लिया। अब विजय को मालूम था कि उसकी लड़ाई डर से नहीं, साजिश से है। सुबह के पहले पहर की हल्की सुनहरी धूप जंगल की ऊपरी शाखों को छूने लगी थी। हवा में नमी थी, लेकिन पेड़ों की छांव में अब भी रात की ठंडक बाकी थी। विजय आज जल्दी उठा था। उसके भीतर बेचैनी थी, वह बेचैनी जो किसी रहस्य के दरवाजे के खुलने से पहले होती है। शंभुनाथ की डायरी ने उसकी सोच ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल डाला था। विजय ने खाना पानी की एक छोटी गठरी बनाई और उसमें वह डायरी सावधानी से रख ली। यह पहली बार था जब वह उस कुएं की ओर केवल खाना देने नहीं बल्कि किसी बड़े सच की तलाश में जा रहा था। धर्मपुर का वह वीरान हिस्सा जहां कुआं स्थित था, मानो किसी समय की कैद में जकड़ा हुआ था। वहां की मिट्टी तक अलग सी लगती थी, जैसे वहां बरसों से कोई सांस नहीं ले रहा हो। पत्तों पर जमी धूल, हवा में स्थिरता और उस जगह की खामोशी, सब कुछ किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। विजय कुएं के किनारे पहुंचा तो एक बार फिर नीचे झांका। अब वह डर नहीं रहा था, अब उसका मन जानने को आतुर था। उसने पानी की बोतल खोली, एक घूंट पिया और फिर उस डायरी को खोलकर एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। डायरी का अगला हिस्सा कहीं ज्यादा रहस्यपूर्ण था। पिछली रात
मैंने देखा कि कुएं के पास की झाड़ियों से एक आदमी बाहर निकला। वह घुटनों के बल चलता हुआ कुएं की मुंडेर के नीचे बनी एक छोटी चट्टान की ओर गया। वहां जमीन कुछ हटाई और एक पत्थर सा सरकाया। तभी जमीन के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आई। यह कोई जादू नहीं था, यह साफ साफ किसी सुरंग का मुंह था। विजय की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अगले दिन वहां खुदाई की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मिट्टी हटानी शुरू की, किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैं गिर पड़ा और होश खो बैठा। जब आंखें खुली तो मैं अपने ही घर में था, लेकिन डायरी छुपाकर रख ली थी ताकि एक दिन कोई उसे पढ़ सके। अगर मैं फिर कभी ना लौटूं तो यह जान लो कि कुआं कोई रहस्य नहीं, एक बड़ा जाल है। विजय ने डायरी बंद की और उस जगह को ध्यान से देखना शुरू किया जिसका जिक्र शंभूनाथ ने किया था। कुएं के ठीक नीचे जहां मुंडेर खत्म होती थी, वहां एक पत्थर जैसी आकृति दिखाई दी। विजय ने वहां जाकर झाड़ियों को हटाया, हाथों से मिट्टी खुरेदी। कुछ ही देर में वह पत्थर साफ दिखाई देने लगा। उसने चारों ओर देखा। जंगल शांत था। पत्थर की बनावट अजीब थी, समान आकार का, जैसे इंसानी हाथों से काटा गया हो। विजय ने उस पर हाथ रखा और धीरे धीरे खींचने की कोशिश की। एक हल्की सरसराहट हुई। पत्थर थोड़ी जगह छोड़कर किनारे खिसक गया और विजय के सामने खुल गई एक अंधेरी सुरंग। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, ये एक संगठित रास्ता था। भीतर से एक हल्की सी सीलन भरी हवा बाहर आई। विजय ने सांस रोकी और अंदर झांका। अंधकार गहरा था। उसने अपनी पगड़ी के एक कोने में कपड़ा लपेटा, उसमें तेल डाला और माचिस से जला दिया। एक मामूली सा मशाल तैयार हो गया। अब वह तय कर चुका था, वह भीतर जाएगा। पहले कदम के साथ ही उसकी सांसें भारी हो गईं। हवा सीलन भरी थी और चारों ओर गंध फैली हुई थी, जैसे मिट्टी, पुरानी लकड़ी और शायद कुछ मरा हुआ। सुरंग की दीवारों पर नक्काशी नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं खरोचें थीं जो बताती थीं कि किसी ने यहां से भागने की कोशिश की है। विजय कुछ कदम चला ही था कि उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वह रुका, मशाल ऊंचा किया, कुछ नहीं दिखा। फिर एक और आहट। इस बार उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दीवारों पर अब नमी टपकने लगी थी, पगडंडी संकरी हो गई थी। लेकिन कुछ ही कदम बाद सुरंग थोड़ी चौड़ी हुई और वहां एक छोटा सा कमरा जैसा स्थान दिखा। उस कमरे में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी थी जो आधी टूटी हुई थी। एक कोने में कुछ बोरियां रखी थी, जैसे कोई वहां सामान छुपा कर रखता हो, और दीवार पर खून से सना एक कपड़ा टंगा था। विजय कांप गया। उसने टोकरी को वहीं नीचे रखा और धीरे धीरे बोरियों की ओर बढ़ा। उनमें से एक को हटाया तो उसके नीचे एक रस्सी बंधी दिखाई दी। यह रस्सी कुएं की तरफ जाती लगती थी। शायद यहीं से लोग कुएं के जरिए बाहर आते जाते थे। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, सुरंग और पेचीदा होती गई। कभी नीचे की ओर ढलान, कभी अचानक ऊंचाई। कहीं कहीं रास्ता इतना संकरा कि विजय को झुककर चलना पड़ा। करीब आधे घंटे की थकाऊ चढ़ाई के बाद वह एक और बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां दीवारों पर कुछ नक्शे टंगे थे, गांव के, जंगल के और कुएं के। यह किसी गिरोह का अड्डा लग रहा था। क्या सरिता यहीं हो सकती है? उसने खुद से पूछा। उसने चारों ओर देखा। एक और सुरंग थी जो इस कक्ष से नीचे की ओर जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कौन है वहां? विजय का खून जम गया। उसने मशाल बुझा दी और दीवार के पीछे छिप गया। 2 कदमों की आहट पास आई, फिर रुकी। फिर किसी ने कहा, लगता है फिर से कोई जानवर घुस आया है। कुछ देर बाद आहट दूर चली गई। विजय समझ गया कि वह सही था। यह कोई आत्मा नहीं, कोई साया नहीं, बल्कि इंसान है जो इस कुएं और जंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसका इरादा पक्का हो चुका था। वह इस रहस्य को खोले बिना लौटने वाला नहीं था। और वह यह भी जानता था, सरिता चाहे जैसी भी हो उसकी पत्नी है, और अगर वह कहीं जिंदा है तो उसे वापस लाना उसका फर्ज है। सुरंग के भीतर अब अंधेरा और गहराता जा रहा था। विजय की आत्मा एक अजीब से द्वंद्व में उलझ चुकी थी। एक ओर था डर और दूसरी ओर पछतावा। कुछ कदम पहले ही वह एक गिरोह के ठिकाने की झलक देख चुका था, मगर अब उसके भीतर सरिता की छवि बार बार उभरने लगी थी। क्या वह अब भी जिंदा थी? क्या उस पर भी इन लोगों ने जुल्म किया होगा? यह विचार विजय को भीतर तक झकझोर रहा था। वह दीवार से सटा खड़ा रहा।
जब तक कदमों की आहट पूरी तरह दूर नहीं हो गई। सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। फिर उसने धीरे से दीवार को टटोला, शायद कोई दरार, कोई सुराख या छिपा हुआ रास्ता मिल जाए। कई मिनट गुजर गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह वहीं बैठ गया, दीवार से टिककर। जेब से पानी की बोतल निकाली, एक घूंट पिया और शंभूनाथ की डायरी के पन्ने फिर से उलटने लगा। 3 दिन से मैं इसी सुरंग के भीतर हूं, डायरी में लिखा था। लगता है यह जगह कभी अंग्रेजों के समय की कोई छिपी हुई कोठी रही होगी। चारों ओर ईंट की दीवारें हैं, जिनमें पुरानी ईंटें और लोहे की छड़ें भी हैं। लेकिन यहाँ अब इंसान रहते हैं, जंगली जानवरों जैसे, जिनके चेहरे पर भाव नहीं, आंखों में डर भी नहीं। यहाँ कुछ औरतें हैं जिनकी हालत देखी नहीं जाती। कुछ की आंखों में अब भी उम्मीद है, कुछ की आंखों में सिर्फ खालीपन। विजय की आंखें नम हो गईं। क्या मेरी सरिता भी उनमें से एक हो सकती है? वह फिर उठा और उस सुरंग की ओर बढ़ा जो नीचे की ओर जाती थी। यह रास्ता पहले से कहीं ज्यादा संकरा था। उसने मशाल फिर से जलाई और झुककर चलना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उसे लकड़ी का एक दरवाजा दिखा, जंग लगा, आधा खुला हुआ। दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आ रही थी, किसी औरत की खांसी की, किसी के बर्तन घसीटने की। विजय ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक कोठरी जैसा। दीवारों पर टंगे फटे कपड़े, एक कोने में टूटा हुआ चारपाई का ढांचा और बीचों बीच एक औरत बैठी थी, जिसकी पीठ विजय की ओर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कंधे झुके हुए। विजय कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर धीमे से कहा, सरिता। औरत की गर्दन झट से घूमी। वह सरिता ही थी। विजय का दिल कांप गया, लेकिन सरिता की आंखों में न हैरानी थी न राहत, बस एक थकी हुई, बुझी हुई सी निगाह जो एक अजनबी की ओर देख रही थी। तुम यहां? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विजय आगे बढ़ा। मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि। सरिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई माफ करने या समझाने की जरूरत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। जो होना था हो गया, मुझे अब सिर्फ बाहर जाना है, यहां और नहीं रह सकती। विजय ने उसकी आंखों में झांका। वह वही सरिता थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, सिर्फ थकावट थी। शायद उसने बहुत कुछ सह लिया था। चलो मेरे साथ चलो, विजय ने कहा। सरिता धीरे धीरे उठी, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। विजय ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से किसी ने आवाज दी, कौन है वहां? विजय का हाथ झट से मशाल पर गया, लेकिन सरिता ने फुसफुसाकर कहा, नीचे मत देखो, बस दौड़ो, मैं रास्ता जानती हूं। और वे दोनों उस सुरंग में दौड़ने लगे। पीछे से कदमों की आहट तेज हो रही थी। अचानक एक मोड़ पर सरिता ने कहा, इधर। वे एक संकरी सुरंग में मुड़े जो ऊपर की ओर जा रही थी। वहां की हवा थोड़ी ताजा थी। विजय समझ गया, यह बाहर की ओर ले जाती है। कुछ ही देर में उन्होंने सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी देखी। विजय और सरिता बाहर निकले और खुद को एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर पाया। नीचे गांव की रोशनी दूर दूर टिमटिमा रही थी। दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए। विजय ने सरिता को पानी दिया। सरिता ने छोटे छोटे घूंट लेकर पिया और गहरी सांस ली। मुझे लगा था मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, वह बोली। मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाऊंगा, विजय ने कहा। सरिता की आंखों में नमी थी। उसने विजय का हाथ थामा और पहली बार किसी नरमी से कहा, शायद हम दोनों ही बदल चुके हैं। विजय ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, थके हुए, चुप लेकिन जिंदा। लेकिन विजय जानता था कि खतरा टला नहीं है। जिस गिरोह ने इतने वर्षों से लोगों को गायब किया था, वह अब सतर्क हो चुका होगा। अब समय था गांव वालों को सच्चाई बताने का। अब लड़ाई खुली होगी और विजय अब लड़ने को तैयार था। सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में उतरने लगी थी, मगर धर्मपुर के माहौल में अब भी रात जैसा सन्नाटा फैला था। विजय और सरिता जंगल की उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा थकान से भरा हुआ, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सरिता अब भी चुप थी। रास्ते भर विजय ने उससे बहुत कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह केवल सिर हिलाकर जवाब देती। उसके भीतर की पीड़ा अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी चाल धीमी थी, शरीर में कमजोरी साफ झलक रही थी,
लेकिन उसके कदम ठहराव में नहीं थे। वह लौट रही थी, एक ऐसी जगह जिससे वह कट चुकी थी। और विजय को यकीन था कि यह वापसी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लंबी होगी। जब वे गांव की चौहद्दी के पास पहुंचे तो कुछ बच्चों ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए अंदर खबर दी, विजय चाचा वापस आ गए, उनके साथ चाची भी हैं। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ हैरान थे, कुछ अविश्वास में। एक बुजुर्ग जो चौपाल के पास बैठा हुक्का पी रहा था, धीरे धीरे उठकर उनके पास आया। विजय, तुम तो... वह बोला नहीं, बस उसकी आंखों में सवाल थे। विजय ने इशारे से सबको चौपाल पर बुलाया। वहां जब सब इकट्ठा हो गए तब विजय ने गहरी सांस ली और बोला, जो आप लोग सुनते आए हैं वो सब आधा सच था। कुआं कोई श्रापित या भूतिया जगह नहीं है। असल में वह एक सुरंग का द्वार है जिसका इस्तेमाल कुछ अपराधी सालों से कर रहे हैं। वे लोग कुएं और जंगल की कहानियों का डर फैलाकर गांव से लोगों को गायब कर रहे हैं और शायद तस्करी, अपहरण और चोरी जैसे अपराधों को छुपा रहे हैं। सभी सन्न रह गए। और सरिता? किसी ने पूछा। विजय ने सरिता की ओर देखा। सरिता ने खुद आगे आकर कहा, मुझे उसी गिरोह ने पकड़ लिया था। मैं वहां बहुत दिनों तक रही, किसी अंधेरी कोठरी में बंद। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। शायद उन्हें शक था कि मैं किसी को जानती हूं, मगर असल में वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, बस अपने रहस्य को बचाना चाहते थे। गांव में हलचल शुरू हो गई थी। एक एक कर लोग अपनी बात कहने लगे। मेरे ताऊजी भी कभी जंगल में खो गए थे। पिछले साल रघुनाथ की बेटी अचानक गायब हो गई थी। हम सब डरते रहे, लेकिन अब लगता है किसी ने हमारे डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। विजय ने कहा, अब डरने का वक्त नहीं है, अब वक्त है सच को सामने लाने का। विजय ने उन 3 नक्शों की ओर इशारा किया जो उसने सुरंग में देखे थे और जिन्हें वह वापसी पर साथ लाया था। उनमें से एक नक्शा सीधे कुएं से एक पुराने तहखाने तक जाता था, दूसरा जंगल के किनारे बने एक पुराने खंडहर की ओर और तीसरा गांव के ही बीचों बीच एक पुराने बंद पड़े कुएं की ओर। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह पूरा जाल है, विजय ने कहा। इस गांव के नीचे कुछ और भी है, शायद ऐसा कुछ जो कई सालों से हमारे बीच था लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी गांव का चौकीदार दौड़ता हुआ आया। विजय भैया, थानेदार जी गांव आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विजय चौंका। जब वे गांव के थाने की ओर बढ़े तो वहां एक अलग ही नजारा था। थानेदार राघव सिंह एक ईमानदार और सख्त स्वभाव का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर थीं, हाथ में एक पुराना फाइल। विजय, तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुनी हैं। किसी ने मुझे गुप्त रूप से खबर दी कि तुम कुएं के नीचे कुछ देखकर आए हो। विजय ने सब कुछ विस्तार से बताया। शंभूनाथ की डायरी, सुरंगों का जाल, गिरोह की गतिविधियां और सरिता की वापसी। राघव सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने जो बताया है उससे एक पुराना केस खुलता है। कई साल पहले एक वन अधिकारी शंभूनाथ लापता हो गया था। किसी ने उस केस को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगर उसकी डायरी तुमने पाई है तो इसका मतलब है वो कुछ जान चुका था और शायद उसे मार दिया गया। विजय ने डायरी उसे सौंपी। राघव सिंह ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी टीम के साथ इन सुरंगों की जांच करूंगा, लेकिन तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह पुलिस की एक छोटी टुकड़ी विजय, सरिता और 2 अन्य ग्रामीणों के साथ जंगल की ओर निकली। विजय ने कुएं के नीचे का रास्ता दिखाया। अब की बार उन्होंने रोप और टॉर्च साथ ली थी। कई घंटों की खोजबीन के बाद जब वे उस सुरंग के उसी हिस्से तक पहुंचे जहां विजय पहले गया था, तो उन्हें बहुत कुछ मिला। बंदूकें, नकली पासपोर्ट, बोरियों में भरे पैसे और एक पुराना लकड़ी का संदूक। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें 3 सूखे पत्ते और एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, ये 3 पत्ते हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो इस कुएं की सच्चाई जानने आए। ये प्रतीक हैं उस हिम्मत के जो झूठ को पहचान सके और सच के लिए खड़ा हो सके। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझो तुम अब डर के पार आ चुके हो। विजय कुछ देर पत्र को देखता रहा। उसे लगा शंभूनाथ ने यह पत्र लिखा था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन कोई ना कोई इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। विजय ने पत्ते उठाए
और अपने पास रख लिए, जैसे वे कोई सबूत नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक हो। अब विजय को पता था कि ये सिर्फ सुरंगें नहीं थीं, ये डर की दीवारें थीं जिन्हें तोड़ना जरूरी था। और अब वह यह काम अकेले नहीं करेगा, पूरा गांव उसके साथ था। धर्मपुर के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनके चेहरों पर डर की जगह सवाल थे और आंखों में संशय के बदले एक उम्मीद की लौ। विजय और सरिता की वापसी, सुरंगों का खुलासा और थानेदार राघव सिंह की जांच ने गांव के भीतर एक नई चेतना जगा दी थी। पुलिस ने पहरे बढ़ा दिए थे, जंगल के रास्तों पर पहरेदार तैनात थे, लेकिन जिस गिरोह ने वर्षों तक गांव की सांसें रोकी थी वह अभी भी आजाद था। वे लोग कहां थे? कौन थे? क्या वे गांव के ही लोग थे या बाहरी? इन सब सवालों ने गांव को एक बेचैन सन्नाटे में ढाल दिया था। विजय दिन रात उस सुरंगों के नक्शे और शंभूनाथ की डायरी को लेकर बैठा रहता। उसे लगता कोई बात अभी छूट रही है, कुछ ऐसा जो अब तक उसकी आंखों से ओझल था। रात के समय जब बाकी गांव सो जाता, विजय अकेले बैठकर सुरंगों के रेखा चित्रों को ध्यान से देखता। एक रात जब वह उसी पुराने बरगद के नीचे बैठा था जहां चौपाल लगती थी, उसे एक खास बात समझ आई। यह तीसरा नक्शा, वह बुदबुदाया, यह तो गांव के ही बीचों बीच एक पुराने कुएं की ओर इशारा करता है जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। यह कुआं गांव की पुरानी पाठशाला के पास था और बचपन में विजय ने उसमें पत्थर डालकर गहराई नापने की कोशिश की थी। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि उस कुएं को इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसकी मिट्टी कमजोर थी। लेकिन अब विजय को शक हो रहा था, क्या वह मिट्टी सच में कमजोर थी या वहां कुछ छिपाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई थी। अगली सुबह वह सीधा राघव सिंह के पास गया। साहब, मैं चाहता हूं कि आप उस पुराने कुएं की खुदाई करवाएं। मैं नहीं मानता कि उसे यूं ही बंद किया गया था। राघव ने कहा, हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन अगर तुम सुनिश्चित हो तो हम एक टीम भेज सकते हैं। कुछ ही घंटों में 5 मजदूरों के साथ पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। मिट्टी हटाई जाने लगी। पहले पहले सिर्फ धूल और पत्थर निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद एक लोहे का ढक्कन दिखाई दिया, जंग लगा हुआ, भारी और जमीन में गड़ा हुआ। ढक्कन हटाया गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी डालते ही साफ दिखाई दिया कि नीचे सीढ़ियां बनी हैं, पुरानी लेकिन अब भी मजबूत। राघव ने तुरंत अपनी टीम को सतर्क किया। विजय, राघव और 3 जवान नीचे उतरे। सीढ़ियां संकरी थीं और नीचे जाती रही। लगभग 40-45 सीढ़ियां नीचे जाकर एक बड़े हॉल में खुलती थीं। वहां जो देखा गया वह किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी था। हॉल में लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, जिनमें कई दस्तावेज, नक्शे और फाइलें थीं। एक दीवार पर टंगे बोर्ड पर पुराने गांव के नाम, घरों की संख्या और कुछ लोगों के चित्र लगे थे, जैसे किसी ने पूरे गांव की निगरानी रखी हो। एक कोने में लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा था। उसे खोला गया तो उसमें कुछ पुराने खंजर, नकली पासपोर्ट और नकदी के बंडल थे। यह जगह एक पूरा संचालन केंद्र है, राघव ने कहा। ये लोग न सिर्फ गांव की गतिविधियों पर नजर रखते थे, बल्कि बाहर की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा यहां से चलाते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह कागज थी जिस पर एक नाम लिखा था, अरुण प्रताप सिंह। यह नाम धर्मपुर के किसी भी परिवार का नहीं था, लेकिन विजय को यह जाना पहचाना लगा। यह नाम मैंने बचपन में सुना था, विजय ने कहा। मुखिया हरिदत्त का बेटा अरुण प्रताप, जो सालों पहले जंगल में खो गया था। गांव वालों ने समझा कि वह जंगली जानवरों का शिकार हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह खुद भाग गया था। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह वही है तो इसका मतलब है कि यह गिरोह बाहर से नहीं बल्कि गांव के भीतर से ही उठ खड़ा हुआ और वर्षों से हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा। उन्होंने तुरंत गांव में सर्च अभियान शुरू किया। कुछ बुजुर्गों से पूछताछ की गई, पुराने दस्तावेजों की छानबीन की गई और तभी पुलिस को गांव के बाहर बने एक पुराने कुएं के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी सालों से अकेला रह रहा था। उसका नाम था रणजीत, लेकिन उसके असली नाम की पुष्टि नहीं हुई थी।
जब उसे थाने लाया गया और पूछताछ की गई तो कई घंटे के इनकार और चुप्पी के बाद उसने एक बात कही, अगर अरुण प्रताप को पकड़ पाओ तो मेरी बातों का मतलब समझोगे। यह कहकर वह चुप हो गया। अब सबकी निगाहें अरुण प्रताप पर टिक गई थी। वह कौन था, कहाँ था और सबसे बड़ी बात, अब तक किस रूप में गांव में मौजूद था। राघव ने विजय से कहा, मुझे यकीन है यह शख्स हमारे ही बीच में है और इस बार हम उसे बाहर लाकर रहेंगे। धर्मपुर अब चुप नहीं था। अब वहां की हवाओं में सिर्फ डर नहीं, साजिश का भेद खुलने की गूंज थी। धर्मपुर की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी डर के साए में जीने वाला गांव अब सवालों और अटकनों से गूंजने लगा था। जिन गलियों में पहले लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाया करते थे, अब उन गलियों में छोटे छोटे झुंड बनाकर लोग बातें कर रहे थे। फुसफुसाहटों से, अधूरी खबरों से और कुछ खुद की घड़ी गई कल्पनाओं से, हर चेहरे पर एक नया शक, हर निगाह में एक नया डर। क्या वो अरुण प्रताप हमारे बीच ही है? कहीं वो कोई और बनकर तो नहीं घूम रहा? क्या यह संभव है कि हम इतने सालों तक उसे पहचान ही नहीं पाए? इस बीच विजय अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा था, वह अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। जो बातें पहले वो खुद से भी कहने से डरता था, अब वह उन्हें गांव के सामने खुलकर रख रहा था। थानेदार राघव सिंह ने गांव में कर्फ्यू तो नहीं लगाया, मगर उन्होंने कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की। हर रात 2 पुलिसकर्मी गांव के 3 प्रमुख रास्तों पर पहरा देते। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती और गांव के 2 पुराने गुप्तचरों को सक्रिय किया गया, जिन्हें स्थानीय बोली में सूंघन बाबा कहा जाता था। ये दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज। उनमें से एक, जगतराम, गांव के पुराने मुखिया हरिदत्त का बचपन का मित्र था और जब उसने विजय से अरुण प्रताप का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। विजय बेटा, जगतराम ने धीरे से कहा, अरुण प्रताप जब आखिरी बार देखा गया था वह जंगल की तरफ नहीं गया था। वह गांव के उत्तर पश्चिम हिस्से की ओर निकला था, जहां आज वो वीरान हवेली खड़ी है। वीरान हवेली? विजय ने पूछा। हाँ, वही जो हरिदत्त ने बनवाई थी अपने बेटे की शादी के लिए, मगर उसके लापता होने के बाद कभी खोली ही नहीं गई। विजय ने सरिता से इस बारे में बात की। सरिता अब पहले से शांत थी। उसकी आंखों में अब भी थकान थी, मगर बोलने का साहस लौट रहा था। विजय, मैंने उस हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है बहुत साल पहले, लेकिन तब सोचा कि कोई रह गया होगा, चौकीदार या कोई, पर अब लगता है हमें वहां जाना चाहिए। अगली सुबह राघव सिंह, विजय, जगतराम और 3 जवान उस हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते भर धूल उड़ती रही। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता अब झाड़ियों और कटीली बेलों से ढका था, जैसे प्रकृति ने खुद उस जगह को भुला दिया हो। हवेली एक लंबा 2 मंजिला ढांचा थी, बाहर से टूटी फूटी, मगर उसका गेट अब भी मजबूत लोहे का था। विजय ने आगे बढ़कर गेट पर हाथ रखा। वह थोड़ा सरकता था। उन्होंने धक्का दिया और वह कराहता हुआ खुला। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। हवेली को कोई साफ करता रहा था। जमीन पर झाड़ू के निशान थे, फर्नीचर पर धूल नहीं थी और एक कोने में जलते हुए अगरबत्ती की हल्की गंध बाकी थी। यह जगह वीरान नहीं है, राघव ने कहा। वे धीरे धीरे भीतर गए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय एक खटका सुनाई दिया। सब चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? राघव ने आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने हर कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। दूसरी मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा बंद था। विजय ने कान लगाकर सुना। अंदर से किसी के चलने की धीमी आवाज आ रही थी। दरवाजा तोड़ो, राघव ने आदेश दिया। 2 जवानों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबा छरहरा आदमी खड़ा था। साफ कपड़े, करीने से कटी दाढ़ी और आंखों में स्थिरता। क्या बात है? उसने संयमित स्वर में पूछा। आप कौन हैं? राघव ने पूछा। मैं यहीं का निवासी हूं, नाम है अजीत। मुझे यहां अकेले रहना पसंद है। अजीत? विजय ने दोहराया। आपका कोई कागज, कोई प्रमाण है? नहीं, मैं अपने दस्तावेज गांव के ही एक आदमी के पास छोड़ आया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे हर किसी को जवाब देना पड़े। नाम अरुण प्रताप सिंह तो नहीं है? राघव ने सीधा पूछा। उस व्यक्ति की आंखें एक क्षण को कांपी, फिर वह बोला, नहीं।
मैं वही हूं जो कह रहा हूं, लेकिन इस हवेली से जुड़ा इतिहास कुछ और कहता है, राघव ने कहा। इतिहास कहानियों से भरा होता है, अजीत बोला। आप सच जानना चाहते हैं तो खुद खोजिए। विजय आगे बढ़ा। अगर आप सच में अजीत हैं तो आपने आज तक गांव से अलग रहना क्यों चुना? क्यों जब गांव संकट में था आप चुप रहे? अजीत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें अब शून्य में देख रही थीं। फिर अचानक उसने कहा, कभी कभी इंसान अपनी पहचान से भागना चाहता है क्योंकि वह पहचान उसे शर्मिंदा करती है। तो आप ही अरुण प्रताप हैं? विजय ने पूछा। वह मुस्कुराया। अगर मैं कहूं हां तो क्या होगा? राघव ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब कानून तय करेगा, उसने कहा। लेकिन विजय जानता था यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ उस परत का खुलासा था जिसके नीचे अब भी कई सच्चाइयां दबी थीं। अरुण प्रताप सिंह अब धर्मपुर के लोगों के लिए एक नाम नहीं, एक सवाल बन गया था। उसकी गिरफ्तारी की खबर बिजली की तरह गांव में फैली। लोग इकट्ठा हुए, चौपाल पर चर्चाएं शुरू हुई। कुछ चुप थे, कुछ आक्रोश में, और कुछ की आंखों में अब भी अविश्वास था। क्या वाकई वही अरुण था? अगर वह दोषी है तो इतने साल तक बचा कैसे रहा? और कौन कौन लोग उसके साथ हैं? ये सवाल अब केवल पुलिस या विजय के नहीं थे। अब यह पूरे गांव का प्रश्न बन चुका था। विजय खुद इस मोड़ पर अजीब सी उलझन में था। वह जो अपने बीते वर्षों की सच्चाई को स्वीकार कर चुका था, अब उसके सामने एक ऐसे राज की परतें खुल रही थी जिनकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, यह डर अब सिर्फ बाहर से नहीं था, यह भीतर की दीवारों पर उभर चुका था। गिरफ्तारी के बाद अरुण को गांव के ही अस्थायी थाने में रखा गया। रात का वक्त था। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। भीतर एक अकेला बल्ब जल रहा था जिसकी पीली रोशनी में अरुण शांत बैठा था। न कोई घबराहट, न कोई चिंता। राघव सिंह उसकी ओर देख रहा था। तुम चुप क्यों हो? उसने पूछा। अरुण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारे चुप रहने से बात खत्म नहीं होगी? अरुण ने एक लंबी सांस ली। बात तो उस दिन खत्म हो गई थी जब मेरे पिता ने मुझे मर जाने दिया। राघव चौंका। क्या मतलब? हरिदत्त ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। उसने मेरे सवालों को हमेशा दबाया, मेरी बातों को नकारा। जब मुझे सच में मदद की जरूरत थी तब उसने मुझे कहा कि मैं नाम का कलंक हूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर मुझे स्वीकार नहीं किया जा सकता तो मैं एक साया बनकर सबको डराऊंगा। और इसलिए तुमने गांव को खौफ में जीने दिया? अरुण की आंखों में एक अलग चमक थी। खौफ सिर्फ मेरे कारण नहीं था, यह खौफ तो पहले से इस गांव के भीतर था। मैंने बस उसे एक रूप दे दिया। उधर विजय ने गांव के कुछ पुराने लोगों से मिलना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि क्या अरुण अकेला था या उसके साथ गांव के ही कुछ और लोग भी शामिल थे। जगतराम, जो अब तक सब कुछ गौर से देख रहा था, ने एक दिन विजय को बुलाया। बेटा, कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी सामने नहीं आए। कुछ लोग ऐसे थे जो अरुण के बचपन में उसे भड़काते थे, कहते थे कि वह दूसरों से अलग है, विशेष है। उन्होंने ही उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि वह अपने आप में एक शक्ति है। कौन लोग थे? विजय ने पूछा। जगतराम ने एक पुरानी डायरी निकाली। यह हरिदत्त की है। मैंने इसे उसके मरने के बाद संभाल कर रखा था। इसमें गांव के कुछ गुप्त लेन देन का जिक्र है। विजय ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। गांव के कुछ प्रतिष्ठित नाम जो हमेशा दान और धर्म की बात करते थे, उनके नाम उन सुरंगों के संचालन और बाहरी तस्करी में शामिल होने वाले लोगों की सूची में थे। इसका मतलब है अरुण का गिरोह केवल उसका अपना नहीं था, वह तो एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और थे, विजय ने कहा। अब पुलिस ने इन नामों की तफ्तीश शुरू की। कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, कुछ ने सफाई दी, लेकिन पुलिस को अब भी पुख्ता सबूत चाहिए थे। इसी बीच विजय ने एक और फैसला किया। मैं फिर से उस सुरंग में जाऊंगा। सरिता ने विरोध किया। अब और क्या जानना है? जान बची, यही बहुत है। नहीं, विजय ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानना चाहता हूं कि उस जगह में और क्या छिपा है, क्योंकि जब मैं पिछली बार वहां गया था तब मैंने एक दरवाजा अधखुला छोड़ा था और मुझे लगता है वह दरवाजा उस कहानी का आखिरी चैप्टर है। राघव ने अनुमति दी। इस बार विजय के साथ
3 और पुलिसकर्मी, एक कैमरामैन और एक नक्शानवीज भी साथ था। वे फिर से उसी सुरंग में गए। रास्ता वैसा ही था, भीगा, संकरा, रहस्यमय। उस दरवाजे तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगे। दरवाजा अब भी वहीं था, अधखुला। विजय ने उसे पूरी तरह खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर नक्शे नहीं बल्कि चित्र थे, अरुण के बचपन के, उसके परिवार के, और कुछ अजीब स्केच जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे किसी योजना का हिस्सा हैं। एक टेबल पर एक और संदूक था। संदूक में कागजात थे, गांव के प्रमुख लोगों के दस्तावेज, पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड और एक पुराना पीला लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, मेरे जाने के बाद अगर कोई सच जानना चाहे तो। यह पत्र अरुण की लिखाई में था। विजय ने पढ़ा, मैंने जो किया वह सिर्फ मेरी हठधर्मी नहीं थी, यह प्रतिशोध था उस व्यवस्था से जिसने मेरे सवालों को नजरअंदाज किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत दिशा में चला गया। अगर कोई यह पत्र पढ़ रहा है तो समझे कि मैं कभी अकेला नहीं था। मेरे साथ वो भी थे जिनका नाम इस गांव में इज्जत से लिया जाता है। पर याद रखना, अंधेरा जितना भी गहरा हो, कोई ना कोई दिया जरूर जलता है। विजय ने पत्र बंद किया। उसकी आंखें भीग गई थी। मैं नहीं जानता कि अरुण को किसने मोड़ा, उसने खुद से कहा, लेकिन अब वक्त है कि गांव अपनी रोशनी खुद बनाए। विजय बाहर निकला। गांव की ओर लौटते हुए उसे एक बात समझ आई, कभी कभी सच्चाई ढूंढना ही काफी नहीं होता, उसे स्वीकारना भी पड़ता है। और अब धर्मपुर इस स्वीकार के दरवाजे पर खड़ा था। धर्मपुर का आसमान उस दिन बादलों से ढंका हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी, पुरानी राख, गीली मिट्टी और कुछ बेचैनी की। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने गांव के हर घर, हर दरवाजे और हर दिल में हलचल पैदा कर दी थी। सिर्फ अपराधियों की तलाश नहीं हो रही थी, अब गांव अपने भीतर की आत्मा की खोज में उतर चुका था। विजय, राघव सिंह और पुलिस टीम की उस आखिरी सुरंग यात्रा ने जो रहस्य खोले थे, उसने एक बार फिर पूरे गांव को झकझोर दिया। अरुण प्रताप अब चुप नहीं था। हिरासत में बैठा वह धीरे धीरे अपने भीतर के बोझ को शब्दों में ढालने लगा था। जो कुछ भी मैंने किया, अकेले नहीं किया। मेरे पीछे कुछ और चेहरे हैं जिन्हें गांव में लोग सम्मानित कहते हैं, जिनके घरों में हर साल कथा होती है, जो मंदिरों में सबसे आगे बैठते हैं और जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। राघव सिंह ने जब यह बयान सुना तो उसका माथा तन गया। नाम बताओ, उसने सख्ती से कहा। अरुण ने धीरे धीरे 3 नाम गिनाए। लाला, सुंदरलाल जो गांव की सबसे बड़ी दुकान का मालिक था, मास्टर मोहन जो सरकारी स्कूल का पूर्व प्रधानाध्यापक था, और हरबंस सिंह जो कभी पंचायत प्रमुख रह चुका था। ये तीनों नाम गांव की उस पीढ़ी से जुड़े थे जिन्हें लोग बिना सवाल किए मानते थे। लेकिन अब इन नामों की आड़ से झांकता दिख रहा था अपराध, लालच और पाखंड। राघव सिंह ने तुरंत इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। लाला सुंदरलाल ने कहा, यह सब झूठ है, उस लड़के को पागलपन हो गया है, उसने अपनी नाकामियों को दूसरों के सिर मढ़ दिया है। मास्टर मोहन बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांव को शिक्षित करने में बिताई है, यह मुझ पर कीचड़ उछालने की साजिश है। हरबंस सिंह ने तो बात ही करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब विजय ने वो दस्तावेज पेश किए जो उन्होंने सुरंग के तहखाने से प्राप्त किए थे, जिनमें इन तीनों के हस्ताक्षर, तिथियां और लेन देन के रसीदें थीं, तो सारे तर्क चुप हो गए। राघव ने उन सब पर साजिश रचने, गुप्त तस्करी चलाने, गांववासियों को धोखे में रखने और गुमशुदा लोगों की सूचना छिपाने के आरोप में केस दर्ज कर दिया। अब धर्मपुर की फिजा बदल चुकी थी। गांव वालों की आंखों से पर्दे उठने लगे थे। बड़े बुजुर्ग जो अब तक चुप थे, वे भी सामने आए। एक वृद्ध महिला, कमला दादी, जो कभी अपने बेटे की गुमशुदगी पर चुप रह गई थी, अब फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगता था मेरे बेटे को कोई बल्ला खा गई, लेकिन वो तो इन्हीं लोगों की भूख का शिकार हो गया था। विजय ने सरिता का हाथ थामा। वह अब पहले से कहीं शांत और मजबूत हो चुकी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन इस गांव की आवाज बन जाओगे, उसने धीमे से कहा। विजय ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक लकड़हारा हूं, मगर अब लकड़ियां ही नहीं, झूठ की जड़ें भी काटनी सीख गया हूं।
गांव के युवाओं में एक नई चेतना आई। वे विजय के पास आए और बोले, हमें बताइए, हम क्या कर सकते हैं? विजय ने कहा, जो तुम कर सकते हो वो बहुत बड़ा है। गांव की यादें सिर्फ किस्सों से नहीं बनती, वो हिम्मत से बनती है। अब हमें सिर्फ डर को नहीं, चुप्पी को भी हराना है। पुलिस ने गांव के बाहरी हिस्सों में छापेमारी शुरू की। पुराने गोदामों, बंद झोपड़ियों और बंजर खेतों में छिपे सबूतों को इकट्ठा किया गया। और फिर एक दिन गांव के केंद्र में, जहां कभी डर के किस्से सुनाए जाते थे, वहां पंचायत बुलाई गई। सबके सामने अरुण को लाया गया। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में संतोष था, जैसे अब वह अपनी बात कह पाने को तैयार हो चुका था। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन जो कुछ मैंने सहा वो भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि गांव अब सच्चाई को केवल सुने नहीं, सीखे भी। यह सुनकर कुछ ने ताली नहीं, मौन प्रार्थना की। कुछ की आंखों में पानी था और कुछ की आंखों में गुस्सा। लेकिन पंचायत ने एकमत से फैसला किया, अरुण को कानून के हवाले किया जाएगा और बाकी दोषियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। गांव के भीतर एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें पारदर्शिता, जन सुनवाई और न्याय सुनिश्चित हो। हर घर, हर परिवार अब एक दूसरे की निगरानी नहीं, मदद करेगा। विजय, जो एक वक्त तक खुद को बेबस समझता था, अब गांव के परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। उस दिन जब वह वापस अपने पुराने कच्चे मकान की ओर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बच्चा मिला। विजय चाचा, बच्चा बोला, अब क्या कोई भूत नहीं आएगा? विजय मुस्कुराया, नहीं बेटे, अब कोई भूत नहीं आएगा, क्योंकि अब हम सब